वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का हमारा वीडियो नंबर ये 35 और एडमिशन ऑफ पार्टनर इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट वीडियो और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम इस वीडियो को एक डाउट क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने वो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर हमको कभी कभी इन टॉपिक्स के ऊपर डाउट रहता है और हमको समझ में नहीं आता है कि हमको इन सिचुएशंस के अंदर कैसे डील करना है। तो इन सिचुएशंस को हम बहुत जल्दी से एक ही वीडियो के अंदर सोल्व करना सीख लेते हैं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड मेथड है हमारा इस वीडियो के अंदर। तो देख लेते हैं पहली सिचुएशन। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या होता है? गुडविल हमारे पास बैलेंस शीट में जो पहले से दिख रही होती है, एसेट साइड के अंदर आपको जो गुडविल दी हुई होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में जो गुडविल दी हुई होती है, वो हमको क्या करनी होती है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो के अंदर हम राइट ऑफ कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं और जो गुडविल होती है एसेट साइड वाली, उसको हम क्रेडिट करके उसको खत्म कर देते हैं। पर पार्टनर के आने के टाइम पर, पार्टनर के जाने के टाइम पर रेशो के चेंज करने की वजह से जब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, हम ये पता करते हैं कि मेरी फर्म की गुडविल कितनी है। आप उस गुडविल को कभी भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। क्या रीजन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आप परचेज की हुई गुडविल को अपनी बुक्स में शो कर सकते हो, क्योंकि आपने उसके बदले कुछ ना कुछ अमाउंट आपने पे किया है। पर अगर आप किसी पार्टनर के आने के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, पार्टनर्स का आपस में रेशो चेंज होने की वजह से फर्म की गुडविल ऐसे ही घर बैठे बैठे पता कर लेते हो कि अच्छा मेरी फर्म की इतनी गुडविल है, तो आप उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग आपने इस टाइप की गुडविल के लिए किसी को भी कोई अमाउंट पे नहीं किया है। इसलिए जो भी आप गुडविल वैल्यूड करते हो अपने आप, उसको आप अपनी बुक्स में शो नहीं कर सकते हो। बुक्स में कौन सी गुडविल शो हो सकती है? जो आप बिजनेस कहीं भी परचेज करते हो जिसके लिए आपने अमाउंट पे किया होता है। इसलिए जो गुडविल पहले से बुक्स में होती है, बैलेंस शीट में होती है, आप उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर सकते हो। पर नए पार्टनर के आने के टाइम पर या किसी भी वजह से जब आप गुडविल की वैल्यूएशन करते हो, आप कभी भी उसको बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हो। जो गुडविल आप वैल्यूएशन करते हो वो किस लिए करते हो? क्योंकि रेशो की चेंज होने की वजह से किसी पार्टनर को गेन होता है, किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है। तो गेन करने वाला पार्टनर इस वैल्यू की गई गुडविल के प्रोपोर्शनेट अमाउंट को लेकर आता है। किसको पे करता है? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। तो इसलिए ये गुडविल सिर्फ इस छोटे से काम के लिए हम वैल्यू करते हैं, काउंट करते हैं। इसको आप कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमको हमेशा याद रखना है। दूसरी बात, जर्नल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस। कुछ आइटम्स कभी कभी क्वेश्चन में हमको दी हुई होती हैं, पर हमको ये नहीं पता होता, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि हमको ये डिवाइड करनी है कि नहीं करना। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में आपको जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बाय डिफॉल्ट अगर आपको कुछ नहीं बोला हुआ, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तीसरी बात, प्रोविजंस। कभी कभी हमको डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाने के लिए बोला जाता है। बहुत ही रेयर चांस होगा जब आपको एडजस्टमेंट के अंदर दोनों प्रोविजन एक साथ बनाने के लिए बोल देगा। पहला प्रोविजन डाउटफुल डेट्स के लिए, दूसरा प्रोविजन आपने बनाना है मान लो डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन बनाना होगा जितने डेटर्स के ऊपर आपको डाउट है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको बैलेंस शीट में 1 लाख के डेटर्स दिखाए हुए हैं। कितने डेटर्स हैं? 1 लाख। आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप 10% डाउटफुल डेट्स के लिए और 10% डिस्काउंट डेटर्स को देने के लिए प्रोविजन बनाओ।
तो सबसे पहले हमको जो प्रोविजन बनाना होता है, किसका बनाना होता है? डाउट का। जितने डेटर्स के ऊपर हमें डाउट है, पहले आप उस डाउट का प्रोविजन बनाओ। तो 1 लाख के ऊपर जब आप 10% का प्रोविजन बनाओगे तो कितना बन जाएगा? 10,000। 10,000 लेस करने के बाद अब जितने डेटर्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जितने डेटर्स के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, हम सिर्फ डिस्काउंट सिर्फ उतनों को ही देंगे। तो देखो 1 लाख के डेटर्स से 10,000 के डेटर्स के ऊपर मुझे डाउट है कि ये पैसा नहीं देने वाले हैं, 1 मिनट के लिए मानकर चलते हैं। बाकी के हमारे प्योर और ऑनेस्ट डेटर कितने रह गए? 90,000 के। अब जितना डिस्काउंट मुझे देना है ना, सिर्फ मैं इस 90,000 के ऊपर वाले अमाउंट पे दूंगा। तो 90,000 का 10% करूंगा तो कितना हो गया? 9,000। तो बाकी के डेटर्स हमारे रह जाएंगे 81,000। तो ये अमाउंट भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है, ये अमाउंट भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। बाकी का बच गया ये अमाउंट, ये आपको बैलेंस शीट में कहां पे शो करना होता है? एसेट साइड के अंदर। मेरा कहने का मतलब क्या था इस टॉपिक के अंदर, जब भी आपको किसी रेयर केस के अंदर डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाने के लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए प्लस डिस्काउंट का प्रोविजन बनाने के लिए कह दिया जाए, तो सबसे पहले हमको कौन सा प्रोविजन का अमाउंट माइनस करना है? डाउटफुल डेट्स का। देन बाकी का जो अमाउंट बच जाए उसी डेटर्स को ही हमने क्या देना होता है? डिस्काउंट देना होता है। ये टॉपिक आपने 11th में भी बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, पर कभी कभी क्वेश्चन में हमको लिखा नहीं होता कि उसने अमाउंट गुडविल का प्रीमियम का कैश में पे किया है या नहीं पे किया है। जब आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी कहीं से भी इंडिकेशन नहीं आ रहा हो, कहीं से भी बिल्कुल भी कहीं से भी कोई साइन नहीं है इस बात का कि नए पार्टनर ने प्रीमियम का अमाउंट कैश में पे किया है या नहीं किया है, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है, तो आप इस केस के अंदर नए पार्टनर के गुडविल को पे करने की एंट्री उसके करंट अकाउंट में से रिसीव कर लेना। करंट अकाउंट से एंट्री करने का पूरा प्रोसीजर पीछे की वीडियोस के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट, एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर। कभी कभी बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी रखी है मान लो, और वो प्रॉपर्टी मान लो कोई पार्टनर बिजनेस का लेके चला गया। राम मान लो बिजनेस का फर्नीचर लेके चला गया 10,000। अब वो फर्नीचर था किसका? बिजनेस का। अब सोचकर देखो कि जब कोई पर्सन बिजनेस से पैसा ड्रॉ करता है, विड्रॉ करता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है, तो हम उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। कैपिटल क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। इसी तरह से कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी लेकर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी टू प्रॉपर्टी का नेम। मान लो राम क्या लेके गया? बिजनेस का फर्नीचर लेके गया, तो आप राम के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए टू फर्नीचर अकाउंट। तो इसी तरह से मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी बिजनेस की है, बिजनेसमैन पार्टनर कैसे लेके जा सकता है? पार्टनर लेके चला गया तो उसकी कैपिटल को आप कम कर दीजिए। इसी तरह से कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस की तरफ से बिजनेस की लायबिलिटी पे करता है तो बिजनेस को उसको अमाउंट पे करना होगा। तो इसीलिए कोई भी पार्टनर जब भी बिजनेस की लायबिलिटी पे करेगा तो क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन की मतलब पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी को आप डेबिट कर दोगे और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि बिजनेस को उसकी कैपिटल क्रेडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अमाउंट पे किसने करना था? रियलिटी में बिजनेस ने, पर अब की बार किसने वो लायबिलिटी पे कर दी? पार्टनर ने। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सोचकर देखो। एसेट लेके जाता है तो हम उसकी कैपिटल क्या कर देते हैं? डेबिट। अब किसी पार्टनर ने बिजनेस की लायबिलिटी पे कर दी तो हम क्या करेंगे? पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो सिंपल, अपोजिट टू ईच अदर। 7th पॉइंट देखिए, अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर। दिस इज द वेरी रेयर एडजस्टमेंट यू विल फाइंड इन योर एडजस्टमेंट ऑफ द दिस चैप्टर। ठीक है, इस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? मान लो कोई पार्टनर बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ कर लेता है 6,000, 7,000, 10,000, तो क्या करोगे? उसकी कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मोहन ने 5,000 रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, तो क्या करोगे? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। सिंपल सी बात। 8th,
क्रेडिटर नॉट ट्रेसेबल। कभी कभी बिजनेस में क्या होता है, मैंने 10 साल से 15 साल से एक क्रेडिटर का अमाउंट कंटिन्यू दिखाता आ रहा हूं, 15,000 15,000 15,000। हालांकि क्रेडिटर मेरे पास 2 लाख के हैं, पर 2 लाख रुपए में से 15,000 का एक ऐसा अमाउंट है, एक क्रेडिटर के नेम से पड़ा हुआ है। वो क्रेडिटर 15 साल से या 5 साल से या मान लो कि 4 साल से पैसा मांगने के लिए नहीं आया, या उस क्रेडिटर के बारे में मुझे पता ही नहीं लग पा रहा कि उसको पेमेंट कहां पे दूं, कैसे दूं। तो मान लो आपको एडजस्टमेंट में सिर्फ इतनी सी बात बोल दी जाए, क्रेडिटर्स नॉट ट्रेसेबल, उसका मतलब है कि आप इस क्रेडिटर का बेनिफिट ले लो, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट के अंदर लीज लाइबिलिटी को डाल दो, इसको बेनिफिट मान लो कि इस क्रेडिटर को हमको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कभी कभी एडजस्टमेंट में क्या दिया होता है, बैलेंस शीट में तो आपको 2 लाख के क्रेडिटर दिखा दिए, एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया आपको कि 2 लाख रुपए में से 15,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट आपको नहीं करनी है। तो आप उस 15,000 का बेनिफिट कहां दिखा देते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। सेम ऐसा ही एडजस्टमेंट हमको इस क्रेडिटर्स का करना है जो ट्रेस ही नहीं कर पा रहे आप। नेक्स्ट देखिए, लोन कन्वर्ट टू कैपिटल। कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, फर्म कहती है कि तू तेरे लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करा ले। जब लोन दिया होगा तो लोन हमने बैलेंस शीट में कहां दिखा रखा होगा, लाइबिलिटी साइड के अंदर। लाइबिलिटी साइड के अंदर पार्टनर का लोन होगा। मान लो एक्स ने लोन दिया हुआ था फर्म को 10,000 का, फर्म ने क्या किया हुआ था, लाइबिलिटी साइड के अंदर एक्स का लोन दिखाया हुआ था 10,000 का, और इधर से ही एक्स की कैपिटल भी रखी थी, मान लो 1,50,000। अब एक्स कहता है कि मैं अपने लोन को अपनी कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ठीक है भाई, कर दे। अब लोन अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि फर्म के ऊपर जब भी लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी किस फॉर्म में रखी होती है, क्रेडिट फॉर्म में। तो आप इस लाइबिलिटी को खत्म करना चाहते हो, क्या करो, इस लोन अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल को और इंक्रीज कर दो, क्योंकि कैपिटल जब आप और बढ़ाओगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो आप इस लोन अकाउंट को डेबिट कर दो और कैपिटल अकाउंट को उतने ही अमाउंट से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना लोन आप कन्वर्ट कर रहे हो कैपिटल में, इतना। तो सिंपल सी बात, जिस भी पार्टनर का नेम है उसी पार्टनर का लोन और उसी पार्टनर की कैपिटल को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल, 2 पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं बिजनेस में, ए और बी। ए और बी ने मिलकर सी से लोन लिया हुआ था। सी का लोन आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कराया हुआ है। अब ए और बी का मन बना कि हम सी को क्या बनाते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। और सी को बोला कि देख भाई, जो तूने हमको लोन दिया हुआ है ना, तो उसी लोन को कैपिटल में कन्वर्ट करा ले, तुम्हारा पार्टनर भी बन जाएगा, लोन भी खत्म हो जाएगा, हमारा सिरदर्दी, हमारी हेडेक खत्म, लोन में कन्वर्ट करा ले। उस केस में भी हमको यही एंट्री करनी है, सी का लोन अकाउंट आपको डेबिट करना है टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है, क्या लेकर आता है, कैपिटल के या तो कैश या बैंक में पैसे लेकर आता है। आप क्या एंट्री करते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर इस केस में मैंने आपको क्या बोला, अगर किसी पर्सन ने हमको लोन दिया हुआ था, वो पर्सन अभी फर्म का पार्टनर बनना चाहता है, तो आप उसके लोन को खत्म कर दीजिए और उसी कैपिटल को इंक्रीज कर दीजिए। सेम सिचुएशन। नेक्स्ट केस देखिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, अंडर वैल्यूड सिचुएशन। इस केस को हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आपको एक बिल्डिंग लिख के दे दी 75,000 की, ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट में ये लिख के दे दिया कि ये जो बिल्डिंग है 25% अंडर वैल्यूड है। कंप्लीट लिख देता हूं मैं, बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। ध्यान से देखना, बैलेंस शीट पे एसेट साइड में बिल्डिंग कितनी शो हो रही है आपको, 75,000। एडजस्टमेंट में उसने आपको क्या बोल दिया कि बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। ये बिल्डिंग
जो आपको 75,000 की शो हो रही है, ये 25% से अंडर वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये जो 75,000 जो वैल्यू है, ये 25% कम होने के बाद 75,000 है। इसका मतलब है कि मान लो टोटल वैल्यू अगर 100% हो, 25% कम करने के बाद ये प्रॉपर्टी कितने की शो हो रही है आपकी? 75,000 रुपए। इस सिचुएशन को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। ये बिल्डिंग जो आपने शो की हुई है 25% कम शो हुई है। मतलब 25% कम शो हुई है, तो मतलब ये जो 75,000 है, ये रियलिटी में कितना है? 75% है ये, क्योंकि 25% तो कम है ही सही। तो अल्टीमेटली जो ये अमाउंट है किसके इक्विवेलेंट है? ये 75%। तो अगर अब हमको 100% काउंट करना हो तो क्या करोगे आप? 75,000 को इससे क्रॉस कर देना, तो रियलिटी में ये वैल्यू कितनी है आपकी? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, क्या किया मैंने? ध्यान से फिर से समझना। आपको बोला गया कि दिस बिल्डिंग इज द अंडर वैल्यूड बाय 25%। इसका मतलब है कि बिल्डिंग कितनी है? ये 75% है। अगर 75% 75,000 के इक्वल है तो 100% आप काउंट कर लो। 100% का मतलब है कि बिल्डिंग रियलिटी में है कितनी? 1,00,000 रुपए की, जबकि आपने बैलेंस शीट में कितनी शो की हुई है? 75,000। तो अब आपको 25,000 का बेनिफिट समझ में आ रहा है। ये 25,000 का बेनिफिट आप कहां लिख दोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड के अंदर। एक सिचुएशन हम और डील करते हैं, ओवर वैल्यूड की। अंडर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे स्टॉक लिख दिया 44,000। मैंने आपको ये बोल दिया स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। इस बात का क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? ये जो स्टॉक आपका बैलेंस शीट में शो हो रहा है, ये 10% फालतू है। 10% फालतू को हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ओरिजिनल वैल्यू 100% है, 10% फालतू मतलब 110%। अगर ये 110% है, अगर 110% 44,000 के इक्वल है, तो आप 100% फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि स्टॉक आपने 10% फालतू शो किया हुआ है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट अगर 100% है, तो 100 प्लस 10 करके ये कितना है? 44,000। मतलब 110% कितना है? 44,000। तो आप 100% वाली स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो 44,000 के नीचे क्या रख लो? 110 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका स्टॉक का अमाउंट? 40,000। मतलब वो आपको रियलिटी में ये कहना चाहता था कि स्टॉक जो आपने 44,000 का 44,000 का दिखा रखा है, वो रियलिटी में 44,000 का नहीं है। कितने का है? 40,000 का। अब आपको 4,000 का झटका लगा, नुकसान हुआ। ये 4,000 का नुकसान आप कहां शो करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जब भी क्वेश्चन के अंदर आती हैं, अंडर वैल्यूड एंड द ओवर वैल्यूड, हमको सिचुएशन को थोड़ा समझना होता है। उसके ऊपर बस एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही हमको फॉलो करनी होती है और क्वेश्चन के साथ डील करना बहुत इजी होता है। आई होप यहाँ पे जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझाई, जो मुझे पता है कि बहुत बार कंफ्यूजन का कारण बनता है और क्वेश्चन में हम कभी कभी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी करते हैं। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार अच्छे से देखिएगा। पीछे की 34 वीडियोस मैंने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई है, वो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से थोड़ा हटकर रह सके और आपको टॉपिक बहुत इजीली समझ आ सके। तो नेक्स्ट चैप्टर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।